ऑल राइट, सो अरिथमिया इन्फेक्शियोसम, फिफ्थ डिसीज, सेकेंड नेम है इसका। बेसिकली अर्चना ये जो कंडीशन है इसमें बॉडी में, पूरी बॉडी में रैशेज आ जाएंगे और आपको सिंपली क्या करना है, पेशेंट को फाइंड आउट करना है कि रैशेज कैसे दिख रहे हैं। ये ह्यूमन पर्वो वायरस है, ओके, B19 इसकी स्टेन है, जो कि ट्रांसमिशन जिसका अननोन है, मालूम नहीं है कैसे स्प्रेड हो रहा है, पॉसिबली रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और ब्लड, ओके। एंड जब आप असेस करते हो तो आप देखते हो कि गाल के ऊपर रेड कलर के रैशेस, पूरी बॉडी में रैशेस। एंड गाइस आपको ये रैशेस हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरी कम्युनिकेबल डिसीज में रैशेस ही तो हैं। सो असेसमेंट में क्या यहाँ पे है खास, रैशेस डेवलप एज अरिथमिया ऑफ फेस, मैकुलोपैपुलर रैशेस, रेड स्पॉट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एक्सट्रीमिटीज, intense fiery red adventitious rash on the cheeks which give an appearance that child has been slapped, ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने चांटा मारा, ओके। नेक्स्ट इंटरवेंशन में क्या करना है, चाइल्ड नॉट यूजुअली हॉस्पिटलाइज्ड, इस इन्फेक्शन के अंदर ज्यादातर हम लोग हॉस्पिटलाइज नहीं करते हैं, इसका जो कारण है वो ह्यूमन पर्वो वायरस है। सो HIV, यू नो, सो ह्यूमन पर्वो वायरस HPV, ओके। एंड देन प्रेग्नेंट वुमन वुड बी अवॉइडेड, इन्फेक्टेड पर्सन्स के कांटेक्ट में नहीं आना है। सपोर्टिव केयर दे सकते हैं इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीपायरेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज एंड एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो नॉर्मली किसी को रेडनेस हुआ फेस पे और रेडनेस हुआ बाजू पे, तो नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट और प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा दूर रखने का काम हम कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। गाइस एक वायरल इन्फेक्शन है, इट्स अ कम्युनिकेबल डिसीज, इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय किसिंग, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज किसिंग डिसीज। द अनदर नेम इज बेसिकली, इसका एक और भी नाम है, या किसिंग डिसीज तो है ही इसका नाम। गाइस एक और पॉइंट इसके बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ, किस से भी शेयर हो रहा है, कफ से भी शेयर हो सकता है, फूड से या ब्रश से। अगर आप किसी पर्सन का कफ अगर किसी के सामने स्नीज कर रहे हो, कफ कर रहे हो, या फूड या ब्रश या किसिंग कर रहे हो, तो ये वायरल है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। एस्पेडन बार वायरस, आप सबने सुना है इसके बारे में, EBV। HIV में हम इसे ज्यादातर पढ़ते हैं कि जो लोग HIV हैं, these people are like immunocompromised and these people will get very easily viral infections, जिसके अंदर हम EBV को पढ़ते हैं, राइट। मोस्ट पीपल जो हैं वो बिल्कुल भी सिम्टम्स डेवलप नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो वो सिम्टम करेगा ही डेवलप। ज्यादातर लोग सिम्टम ज्यादा डेवलप नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन डायरेक्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट यानी किसिंग और इंटीमेशन से स्प्रेड होता है। सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स, ओके, फ्लू लाइक सिम्टम। लेकिन जो मैं चाहती हूँ आप इन्हें याद करो है सॉर थ्रोट, हेडेक, लिम्फेडिनोपैथी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। और जब भी वायरल आपके माइंड में आए, देन स्वाइन फ्लू, वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स, स्नीजिंग, कफिंग, लिम्फेडिनोपैथी, हेडेक, सॉर थ्रोट, तो ये भी एक प्रकार का क्या इन्फेक्शन है, वायरल। तो वायरल में जो सिम्टम आएंगे वो आएंगे, लेकिन इस वायरस की वजह से हमारा लीवर खराब होने का चांस, इवन स्प्लीन भी हमारा डैमेज हो सकता है। गाइस दैट इज द फेवरेट एंड ट्रिक्स क्वेश्चन। कभी भी इस इंसान को स्पोर्ट्स करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अर्चना अगर वो स्पोर्ट्स करेगा तो उसका स्प्लीन डैमेज हो सकता है, फट सकता है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, इट्स हैविंग नॉर्मल वायरल सिम्टम, बट मोर ओवर इट ऑल्सो हैविंग सिम्टम्स रिलेटेड टू हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ओके। सो डिस्क्रीट मैकुलर रैशेस में अपीयर ओवर द ट्रंक, बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टम लगभग 3 से 6 हफ्ते में आएंगे और उसके बाद जो है ये स्प्रेड, आप उसके बाद आप इसको देख सकते हो। इंटरवेंशन से पहले हमें बताना चाहिए इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, एंड योर लिम्फेडिनोपैथी, सॉर थ्रोट, ये कुछ सिम्टम्स होंगे। क्योंकि वायरल में लीवर नहीं सूजेगा, वायरल में सूज रहा है अगर लीवर तो इट्स लाइक बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो हम टेस्ट करेंगे फिर, और जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो ESV एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाएंगे पेशेंट के खिलाफ, सॉरी ESV के खिलाफ एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाएंगे। कोई मेडिकेशन नहीं देना, कोई एस्पिरिन नहीं देना, नो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल मना करना है। और क्या कर सकते हो, बेड रेस्ट, सपोर्टिव फ्लूइड्स, ओके, एंड देन आफ्टर एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, ओके, एज प्रिस्क्राइब्ड।
मॉनिटर क्लोजली फॉर स्प्लेनिक रप्चर। वेरी गुड। तो गाइस इसमें कुछ सिम्टम है वो आप देख लो। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को हम मोनो भी बोलते हैं। तो अगर आप कभी भी देखोगे ना, जो इफ यू विल लुक इन योर किताबों में भी आप सर्च करोगे, तो इसका दूसरा नाम मोनो है, जो मैं बताना चाह रही थी यहाँ पे, किसिंग डिसीज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोनो डिसीज। तो इसको मोनो भी बोलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी एक, फटीग, फीवर, स्वोलन टॉन्सिल्स, सोर थ्रोट फॉर लाइव वायरस, ओके। एंड स्ट्रेस में ये ज्यादा, मतलब कि आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आपको स्ट्रेस हुआ द सिम्टम्स विल बी कम बैक अगेन। तो वो सिम्टम दोबारा आ सकते हैं। तो स्ट्रेस में वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी बॉडी में सर्वाइव करेगा। आई थिंक हुक वर्म तो 25 ना, पिन वर्म की हुक वर्म 25, टेप वर्म 25 ईयर्स बॉडी में सर्वाइव करता है। तो उसी प्रकार से इसका भी सर्वाइवल है, और ये वायरस चुपचाप शांति से बैठेगा, जैसे स्ट्रेस हुआ एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के तौर पे गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड्स, ओके, रेस्ट, एसिटोमोफिन, ब्रूफिन एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा वायरस इन्फेक्शन जो आएगा, दैट इज बैक्टीरियल, बेसिकली लेजिनोलियोसिस, ओके, लेजिनियोलोसिस। इसमें क्या है, निमोनिया। अभी मैंने निमोनिया बताया था थोड़ी देर पहले। सो लेजिनियोसिस जो है वो आपका अटिपिकल निमोनिया है, कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस विद लेजिनोलिला निमोनोफिलिया। तो गाइस इस शब्द को मैंने निमोनिया में मेडिकल सर्जिकल में भी पढ़ाया है। वहां पर मैंने बोला था कि भाई ये कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड में कॉमनली देखने को मिलता है इस प्रकार का निमोनिया, ये अटिपिकल के अंदर आता है, ओके। ग्राम नेगेटिव है, बैक्टीरियल है। निमोनिया कॉज्ड बाय लेजिनोलिला बैक्टीरिया, ओके। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 दिन का है, एंड ट्रांसमिशन थ्रू इनहेलेशन ऑफ एरिसोलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप एरिसोल्स, कुछ भी ड्रॉप्स हैं छोटे छोटे जो कि पानी के फॉर्म में है, आप उन्हें इनहेल कर रहे हो, या आप लंबे समय से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, तो गाइस ये जो है वो उस रिजर्वायर में सेव हो जाएंगे। और कूलिंग टावर्स, हॉट वाटर टैंक्स, फाउंटेन्स, स्विमिंग पूल, इन सब में ये पाया जाता है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली ये इनहेल होगा एरिसोल की फॉर्म में, सिगरेट के फॉर्म में। आप इसे इन बैक्टीरियाज को इनहेल कर सकते हो, जिसकी वजह से निमोनिया लीड हो सकता है। 2 स्टेजेस है इसकी, अर्ली और लेट। सेम निमोनिया लीड कर रही, तो निमोनिया का तो मेडिकल सर्जिकल सारा ही पता है हमें। हेडेक होगा, मसल एक होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा शुरू में, और बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड मेंटल चेंजेस। तो जस्ट लाइक निमोनिया। फ्लोरोक्विनिन्स देने हैं और मैक्रोलाइड्स देने हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे सकते हो। सो गाइस एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? सेम, रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्टिक शॉक। नाउ गाइस हैव अ लुक, जो मैंने ऊपर आपको निमोनिया यहाँ पे बताया, ये भी हमारा क्या था, कम्युनिटी टाइप का ही था। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अगर हो रहा है तो गाइस नॉट सीवियर, होम मैनेजमेंट देके क्लोट्रामेक्सोल दे दो। अगर सीवियर है, चाइल्ड इंड्रॉइंग, नेजल फ्लेयरिंग, साइनोसिस, ग्रंटिंग, तो पहले आप उसको एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जेंटा दे दो और बाद में पेनिसिलिन। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, कन्वर्जन्स है, वीजिंग, सीवियर मालनरिश, तो भाई रेफर करना है एंटीबायोटिक देने के बाद एम्पी एंड जेंटा, एंड देन आफ्टर आईएम क्लोरोएम्फेनिकोल देने के बाद आपने इसको क्या करना है, ओरल पेनिसिलिन देना है। सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर दिस पॉइंट, ओके। तो जो आपका दूसरा आ जाता है हमारे पास दिस थिंग, ओके, लेजिनोलियोसिस के अंदर आपका निमोनिया हमने कवर कर लिया। नाउ गाइस, तो ये 3 हमने कवर किए अभी तक। अब हम अगला कवर करने वाले हंटा वायरस, ओके। सो लेट्स सी, सो वी हैव हंटा वायरस। हंटा इट इज ऑल्सो अ वायरल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इसकी खास बात बताती हूँ, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है HPS और एक होता है HPRS। HPS लंग्स पे अटैक करता है, और H जो आपका FRS है, ये आपके जस्ट लाइक योर हेमरेजिक, आपके जो ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर काम करेगा, और रीनल के ऊपर भी, किडनी के ऊपर भी। सो हंटा वायरस, आपको मैं बता देती हूँ पहले हंटा वायरस के बारे में। रूरल एरिया, अभी कोई विजिट कर आया है रूरल एरिया, ओके, जस्ट लाइक
अर्चना को नींद आ रही है, चलो पानी पियो, अभी लो बड़ा सिप लो। ओके। सो हंटा वायरस में रूरल एरिया जो कैंपिंग करते हैं, जो हाइकर्स होते हैं, विजिटिंग हिस्ट्री ऑल एंड ऑल, और वर्ल्ड वाइड यूएस में कॉमन है, बट ज़्यादातर कॉमन यूएस के अंदर, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ हंटा वायरस, बट यूएस में ज़्यादा कॉमन है, हो सकता है, बट वर्ल्ड वाइड बोले तो यूएस में ज़्यादा कॉमन है। तो वर्ल्ड वाइड में इंडिया भी आता है, बट उसके कंपेरेटिवली यूएस में कॉमन है। और इसका डायग्नोस करने का एक ही तरीका होता है कि हम पेशेंट को पूछते हैं, क्या आपने अभी अभी कोई रूरल एरिया विजिट किया है, क्या आपका घर कहाँ पे है, आप अमेरिका में कहाँ से हो, सच काइंड ऑफ हिस्ट्री टेकिंग विल हेल्प अस टू फाइंड रूल आउट द हंटा वायरस। क्योंकि ज़्यादातर चूहे हो गए, और रैट माइस जो होती है वो अपनी थोड़ी थोड़ी सब फीसिस वगैरह कर देंगे, यूरिन वगैरह, और फिर ये फीसिस जो है इनका यूरिन या कुछ भी बैक्टीरिया वायरस, ये वायरस वहाँ से हमारे ह्यूमन काइंड के अंदर आ जाएगा, एंड दैट वी कैन इनहेल इट। अगर हमने इसे इनहेल किया तो ये हमें पल्मोनरी इशू करेगा, और अगर हमने इसे इंजेस्ट किया तो ये हमें रीनल या फिर हेमरेजिक इशू करेगा। इज दैट क्लियर? सो हंटा वायरस, 2 टाइप्स, द वन इज बेसिकली योर one is pulmonary hanta and the second will be your hemorrhagic renal. Okay, so इसका कारण क्या है? severe renal and pulmonary diseases cause करता है ये। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो माइस, वोल्स एंड रैट्स हो गए, spread to people by inhalation, aerosolized virus that is shed in urine, feces और saliva। तो बस माइस और रैट ने कैसे भी करके स्प्रेड कर दिया इसको। अगर हमने इनहेल किया है तो ये हमें पल्मोनरी इशू करेगा, अगर हमने इंजेस्ट किया तो ये हमें किडनी में इशू करेगा। हंटा वायरस अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और न्यू वर्ल्ड वाइड हंटा वायरस भी इसे बोला जाता है। कॉज हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी एंड पल्मोनरी सिंड्रोम। हंटा वायरस इन यूरोप, एशिया, जैसे कि हमारी अपनी कंट्रीज की बात करें, ऑल्सो नोन एज ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस, कॉजेज हंटा वायरस रीनल सिंड्रोम एंड हेमरेजिक फीवर। ओके, तो आपको यहाँ पे एक और पॉइंट पता चला है कि अगर वो वर्ल्ड वाइड अमेरिका वाला है तो पल्मोनरी करेगा, पर हमारे केसेस में वो खाने वाला है, जस्ट या रीनल एंड हेमरेजिक। सो हंटा वायरस वी हैव पल्मोनरी सिंड्रोम, द नंबर 1 टाइप इज पल्मोनरी सिंड्रोम इनहेलेशन, टॉकिंग अबाउट माइस। अगर वो बता रहा है कि वो जो पेशेंट है वो माइस के बारे में जिक्र कर रहा है, और वो जिक्र कर रहा है आपके रैट्स के बारे में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो आप सिम्टम्स क्या देखोगे? पेशेंट फीवर बताएगा, बुखार है काफी टाइम से, चिल्स है, माइलेजिया है, मसल्स पेन है, हेडेक है, वीकनेस है, नोजिया, वॉमिटिंग, पल्मोनरी एडीमा। दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड। ओके, पल्मोनरी सिंड्रोम में पल्मोनरी एडीमा लीड करेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर भी कर सकता है, तो इसलिए एक फेटल प्रॉब्लम है एक प्रकार की। अगर मैं हेमरेजिक फीवर और रीनल सिंड्रोम की बात करूं तो वहां पर ये क्या करेगा? पटाखे, क्योंकि ब्लीडिंग होगी बॉडी में तो जगह जगह छोटे छोटे पटाखे बन जाएंगे। मलीना, व्हाट इज मलीना? ब्लड इन द स्टूल। एंड इकाइमोसिस हो गया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ओलिगुरिया, ह्यूमन एक्सपोज टू रोडेंट एक्सक्रीटा। इसका मतलब है कि उसने कुछ क्या खाया है? एक्सक्रीटा, द फीसेस ही हैड into the body. So what are the complication? Cardiogenic shock में जा सकता है, pulmonary edema, arrhythmia, renal insufficiencies, acute kidney injury, कोगुलोपैथी, DIC एंड हैमरेज एंड डेथ भी हो सकती है उस पेशेंट की। सो यहाँ पे मैं दोबारा बोलना चाह रही हूँ, हंटा वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रोटा वायरस, हंटा वायरस, मेटा वायरस, बहुत सारे वायरस है, पर हंटा याद रखना, इट्स एसोसिएटेड विद वर्ल्ड वाइड और ओल्ड वर्ल्ड वाइड। 2 प्रकार के हैं, रीनल और पल्मोनरी। अगर इनहेल किया तो पल्मोनरी, अगर ईट किया तो रीनल और हेमरेजिक। ओके, अगर डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो भाई चेस्ट चेक से करवाओगे, पल्मोनरी इशू है तो चेस्ट चेक से करवाओगे, एंड RFT यूरिन टेस्ट आप किडनी वाले के केस में कर सकते हैं। इंटरवेंशंस के तौर पे नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो क्योर, नो वैक्सीन, एंटीवायरल थेरेपी दे दो, बस ऑक्सीजन दे दो पेशेंट को, पल्मोनरी इशू है तो डायलिसिस करते हैं क्योंकि किडनी में इंजरी हो रही है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो मतलब कि आप सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट कर रहे हो एक प्रकार से। ओके, एंड अगर आपका हेमरेजिक एंड रीनल सिंड्रोम है, उस केस में आप रीबाविरिन दे सकते हो, जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट आपने देनी है उसमें आप IV रीबाविरिन दे सकते हैं। ओके, ये ड्रग उस केस में, पल्मोनरी के केस में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ऑलराइट, सो इट इज ओनली इफेक्टिव इन योर रीनल वाला प्रॉब्लम में।
प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, वही सेम, अवॉइड कीजिए, रोडेंट के कांटेक्ट में ना आइए, पोटेंशियल रोडेंट नेस्टिंग साइट रिमूवल कीजिए, ओपन स्पेस रखिए वेंटिलेशन के लिए, ये सब हम चीजें कर सकते हैं। इज दैट क्लियर अर्चना? परफेक्ट। सो देयर इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल रिजर्वायर ऑफ द हंटा वायरस? क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा रिजर्वायर है हंटा वायरस का? या यस एग्जैक्टली, द आंसर इज डियर माइस। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज रीड इट एंड गिव मी द आंसर। हाँ मालूम है, टॉपिक के अंदर ही तो हंटा ही होगा। चलो मुझे कारण बताओ इसके कुछ। हाँ गुड, रूल सॉरी यस, यही मैं सुनना चाह रही थी। रूलर, वो भी कोलोराडो पता कहाँ है? अमेरिका में। या फ्रीक्वेंटली सीज माइस, माइस की बात कर रहा है, हंटा माइस। ओके, और सिम्टम कैसे हो सकते हैं? दो प्रकार के, पल्मोनरी या रीनल। तो द आंसर विल बी हंटा वायरस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, let's move on to the another, that is your relapsing fever. okay, so relapsing fever का क्या है यहाँ पे guys? recurrent fever दूसरा नाम है इसका, and it's also known as tick fever, it is also known as tick bite fever, it is also known as spiralium. okay, तो relapsing fever क्या है कि यहाँ पे एक tick, और मैं अगर tick की बात करूँ, tick is like the most like बहुत ही बड़ी क्लासिफिकेशन, बहुत ही जगह जगह पे अपना रोल रिप्रेजेंट करते हैं टिक्स। तो टिक्स मतलब कि छोटे कीड़े, यू नो, स्मॉल स्मॉल टिक्स। अब वो लाइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू नो, सर पे जानवरों के ऊपर भी होते हैं टिक्स, इंसानों के ऊपर भी होते हैं टिक्स, यू नो, तो अलग अलग प्रकार के टिक्स होते हैं। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है टिक्स का, वो एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। ऐसी टिक्स जिसका कारण स्पेशली कौन सी स्पीशीज है? स्पाइरोचेट बोरीला, स्पाइरोचेट बोरीला। ऐसे टिक्स वेक्टर बॉर्न डिसीज है, ये एक से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में। वेक्टर चाहिए इनको, कोई ट्रांसमिट करने के लिए कोई बंदा चाहिए है। ओके, डिसीज कॉज्ड बाय स्पीशीज ऑफ स्पोरोचेट बोरीला। दो फॉर्म है हमारे पास टिक की, एक है टिक बॉर्नी और एक है लाउस बॉर्नी। ओके, तो शायद मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना। टिक बॉर्नी में आपके आ जाएंगे सारे के सारे नाम। ओके, यू नो, बोरीला, हरमिसी, बोरीला, बिमाइमोटियोए। ओके, एंड द लाउस बॉर्नी लैप्सिंग फीवर विल बी कॉज्ड बाय रेक्यूरेंटिसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर मैं इनके सिम्टम्स की बात करूं, मतलब टिक ने आपको बाइट किया, ओके, टिक ने बाइट किया, और आपको वो जो टिक की जो स्पीशीज थी वो कौन थी? स्पाइरोचेट बोरीला थी। ओके, क्या सिम्टम देखने को मिले? रिकरेंट फीवर था, क्राइसिस फेज था, फेब्राइल पीरियड था, और इंक्लूड हेपेटोमेगाली सेम, स्प्लीनोमेगाली सेम, मायोकार्डाइटिस सेम, एआरडीएस सेम, मेनिंजाइटिस सेम। तो गाइस काफी बड़ी कॉम्प्लिकेशन, लेकिन यहाँ कौन है? टिक है। ओके, और मैंने ऊपर ये सारे सिम्टम, यू नो, स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली किसमें बताया अर्चना? यस, मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, ये वायरल था, वायरल इन्फेक्शन था, जो ऐसा सा प्रॉब्लम कर रहा था। और यहाँ पर अभी जो हम लोग पर्टिकुलर जो पॉइंट पे पढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिकली रिलैप्सिंग फीवर, जो कि क्या है? आपका वेक्टर बॉर्नी है, जो कि आपका स्पाइरोचेट बोरीला है। तो इसमें भी स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली फीवर, ये वो सब है, बट क्या है? बैक्टीरियल है। ओके, सो गाइस, एंटीबायोटिक आप दोगे डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड सेफ्ट्रेक्सोन, उसका कोई इलाज नहीं है, राइट? लेकिन यहाँ पे आप डॉक्सी, पेनिसिलिन, सेफ्ट्रेक्सोन दे सकते हो, क्योंकि टिक बाइट है, यू नो। ऑल राइट, बट यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, जिसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज जेरिश हर एक्जेमर रिएक्शन। ये रिएक्शन पता नहीं कितनी सारी चिकनगुनिया, ये गुनिया बहुत सारों में पाया जाता है। ये होता क्या है? अब मैंने अर्चना को दे दिया एंटीबायोटिक, मैंने अर्चना को पेनिसिलिन दिया, अर्चना आपकी बॉडी ने इस स्पाइरोचेट बोरीला को तोड़ना चालू कर दिया। इतना तोड़ा आपकी बॉडी में, इतना लोड था इस बैक्टीरिया का कि आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन से भर जाती है।
क्योंकि जब ये टूटते हैं तो टॉक्सिन रिलीज होते हैं। इन टॉक्सिन की वजह से ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कितने घंटे के अंदर? 24 से 72 घंटों के अंदर। तो ये एंटर कर जाते हैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हो, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरवेंटिलेशन, फ्लशिंग, मायल्जिया, एक्सेसिबेशन ऑफ स्किन लेजन्स आपको देखने को मिलता है। बट खास बात क्या है अर्चना इसकी? इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अगर पेशेंट आपका टिक का है, टिक फीवर, रिकरेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, टिक बाइट फीवर, कुछ भी ऐसा होता है, तो पेशेंट को क्या कर रहे हो? एंटीबायोटिक दे रहे हो और पेशेंट कंप्लेन क्या कर रहा है? उसको चिल्स, राइगर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब है। तो आप क्या करोगे पेशेंट को? व्हाट यू विल डू? You will just say, please just calm down. It is absolutely normal symptom. I hope it is clear to everyone, right? Perfect. Now let's move on to the another point that will be Rocky Mountain Spotted Fever. अब ये क्या है? पहाड़ों में, right? So Rocky Mountain Spotted Fever क्या है? Just like relapsing fever, gram नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके, एजेंट है रिकेट्शिया रिकेट्सी। क्या है एजेंट का नाम? रिकेट्शिया रिकेट्सी। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 days. सोर्स टिक, अगेन गाइस, टिक फ्रॉम अ मैमल, फ्रॉम मोस्ट ऑफन फ्रॉम वाइल्ड रोडेंट्स एंड डॉग्स। तो जानवरों से टिक्स, जानवरों से आ रहे हैं, तो आपका इसे क्या बोला? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर बोला जाता है। ट्रांसमिशन बाइट, इन्फेक्टेड टिक ने आपको क्या कर दिया? बाइट कर दिया। इसको ज्यादातर समर्स में और स्प्रिंग में देखने को मिलता है, ओके। ज्यादातर हम जब इन्हें देखते हैं वो स्प्रिंग में या समर्स में देखते हैं। पोटेंशियली फेटल, मार सकते हैं हमें। कैसे? अभी देखेंगे। होगा क्या? इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अर्चना, एंडोथेलियल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी के इंटरनल, लाइक अंदरूनी सेल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स, हर एक जगह पे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? उनको इन्फ्लेमेशन। तो सोचो, प्री एक्लम्पशिया जब हमने पढ़ा था, और उस प्री एक्लम्पशिया की वजह से जो बच्चे का जो प्लेसेंटा था उसमें कुछ मालफॉर्मेशन होने की वजह से वो मदर की बॉडी के अंदर क्या कर रहा था? एंड टॉक्सिन रिलीज कर रहा था कि भाई कुछ करो, आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव हियर। तो वो मदर के अंदर टॉक्सिन रिलीज कर रहा था, जो टॉक्सिन मदर की पूरी एंडोथेलियल लेयर को डैमेज कर रहे थे, जिसकी वजह से मदर को प्री एक्लम्पशिया होता, बीपी उसका एकदम से शूट अप हो रहा था क्योंकि डैमेज था एंडोथेलियल लेयर्स का। उसी प्रकार से यहाँ पर गाय स्मॉल हेमरेज, थ्रोम्बाई, वाइड स्प्रेड वैस्कुलराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ये इंसान मर भी सकता है। सो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड जो फीवर है, इसमें असेसमेंट की मैं बात करूं तो वही क्लासिकल साइन क्या है? फीवर, हेडेक एंड रैशेस, ओके। सो फीवर होगा पेशेंट को, रैशेस होंगे, हेडेक होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीवियर साइन दिखा सकता है, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, वही सेम ऊपर वाली चीजें, सेम अर्थाल्जी, अरिथमिया, एन्सेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस। 10% ऑफ पीपल हैव नो रैशेस, बट ज्यादातर लोगों को रैशेस होते हैं। और वो रैशेस कैसे होंगे? सबसे पहले हाथ में आएंगे, सबसे पहले हैंड्स पे होंगे, फिर वो धीरे धीरे एक्सट्रीमिटी और ट्रंक पे आएंगे। सो मैक्युलोपैपुलर पेटाके रैशेस primarily on the extremities, ankle and wrist, and but may spread to other areas, characteristically on palms and soles. So धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करते हैं। अगर किसी को हिस्ट्री है टिक बाइट की तो हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं। इज दैट क्लियर? असेसमेंट क्या करनी है? स्किन बायोप्सी एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। व्हाट विल बी द मेजरमेंट्स? मेजरमेंट्स क्या मेजर्स करोगे आप? नंबर 1, प्रोटेक्ट करना है टिक बाइट से, तो कपड़े पूरे डालो, लॉन्ग स्लीव के कपड़े डालो, लाइट कलर के कपड़े डालो क्योंकि डार्क कलर पे वो ज्यादा बैठते हैं। आप ज्यादा टू मेक टिक्स मोर विजिबल, तो लाइट कलर के कपड़े डालिए। फॉलोइंग पैथ्स रेदर देन वॉकिंग इन टॉल ग्रास एंड श्रब एरिया। जो श्रब एरिया है उनसे थोड़ा दूर रहो, घास पे ना चलने से बेटर आप नॉर्मल सड़क पे चलो, नॉर्मल पाथ पे चलो। अप्लाई इंसेक्ट रिपेलेंट्स ताकि वो रिपेल करे।
जिसके अंदर आपका डाई इथाइल टोलुलामाइड, ओके, टोलुअमाइड होता है, एंड परमेथ्रिन, ये आप यूज कर सकते हो क्योंकि रिपेलेंट्स हैं। कीपिंग यार्ड्स एट होम ट्रिम्ड एंड फ्री ऑफ एक्यूमुलेटिंग लीव्स एंड ओवर अदर ब्रश, ओके। अप्लाई टिक रिपेलेंट टू डॉग्स ऑल्सो, क्योंकि कुत्ते के ऊपर भी बैठ सकते हैं, डॉग्स के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और वहां से हमें भी हो सकता है, टिक किसी पे भी बैठ सकती है, राइट। ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन, ओके। प्रोग्नोसिस इसका बहुत ही बुरा है, बहुत ही बेकार है। सो 5 to 7 डेज के अंदर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हो। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, एंड देन आफ्टर वी हैव रिलैप्सिंग फीवर। तो ये दो प्रकार के फीवर थे टिक एसोसिएटेड, ओके। तो ये आपको प्लीज गाइस आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको कैसे भी करके मैनेज करना पड़ेगा, इनको आपको रटना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव साइक्लोस्पोरियोसिस।